हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कोआगुलेशन, प्रेसिपिटेशन एंड फ्लोकुलेशन के बारे में हम लोगों ने सीखा था। और कुछ फ्लोकुलेशन फ्लोकुलेटिंग वैल्यू, कोआगुलेटिंग वैल्यू और फ्लोकुलेटिंग पावर और कोआगुलेटिंग पावर के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। टुडेस I am going to explain about the protective action of lyophilic colloids and gold number. So put the heading protective action of lyophilic colloids and gold number ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे अच्छी तरह से आप समझेंगे। प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स एंड गोल्ड नंबर। हम लोग ये जानते हैं कि लायोफिलिक कोलाइड्स एंड लायोफोबिक कोलाइड्स, in between these two colloids, lyophilic colloids is more stable in the respect of lyophobic colloids. क्यों ऐसा? इसलिए कि लायोफोबिक कोलाइड्स चार्ज्ड होते हैं और इसे आसानी से प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, कोआगुलेट किया जा सकता है विद द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो जब आप इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स में तो वो आसानी से कोआगुलेट हो जाता है। लेकिन यह देखा जाता है कि जब उसी लायोफोबिक कोलाइड्स में कुछ अमाउंट में लायोफिलिक कोलाइड्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है, तब इसका प्रेसिपिटेशन और कोआगुलेशन डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा ये सोचने से पता चलता है कि कहीं न कहीं क्या लायोफिलिक कोलाइड्स लायोफोबिक कोलाइड्स को कोआगुलेट होने से प्रोटेक्ट तो नहीं कर रहा। तो हाँ, कह सकते हैं कि ये प्रोटेक्ट कर रहा, क्योंकि यदि ये प्रोटेक्ट नहीं करता तो जिस तरह लायोफिलिक कोलाइड्स ऐड करने के पहले इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके उसे आप इजीली कोआगुलेट कर देते थे, तो अब वो कोआगुलेट नहीं हो रहा, यानी कहीं ना कहीं लायोफिलिक कोलाइड्स प्रोटेक्ट द लायोफोबिक कोलाइड्स। तो लायोफिलिक कोलाइड्स की इस एक्शन को ही प्रोटेक्टिंग एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स कहते हैं। यानी इससे ये पता चला कि जो हमारा लायोफिलिक कोलाइड्स है वह प्रोटेक्शन करता है। और क्या होता है? द प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होते हैं वो तो प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं गोल्ड नंबर। तो देखिएगा गोल्ड नंबर क्या है। एक बात समझ गए कि लायोफिलिक की हाउ ये लायोफिलिक कोलाइड्स जो होते हैं वो लायोफोबिक कोलाइड्स को प्रोटेक्शन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे अब गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर क्या? देखिए, अभी हम लोगों ने सीखा लायोफिलिक कोलाइड्स इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द लायोफोबिक कोलाइड्स फ्रॉम द कोआगुलेशन, ठीक है। अब ये जो प्रोटेक्टिंग एक्शन है of lyophilic colloids can be expressed in terms of gold number. अब ये गोल्ड नंबर क्या होता है? The minimum amount of, पहले आप लिख लीजिए इसका, the minimum amount of lyophilic colloids इन मिलीग्राम, ठीक है, इन मिलीग्राम, इसका वेट मिलीग्राम में होना चाहिए। दैट शुड बी एडेड
into 10 ml of a standard red gold solution, so that no coagulation takes place when 1 ml of 10% NaCl is added rapidly in it. जैसे हमारे पास मान लेते हैं एक लायोफोबिक कोलाइट्स है, ठीक है। अब ये उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने देखा कि लायोफिलिक कोलाइट्स उसमें ऐड करते हैं तो उसका प्रोटेक्शन हो जाता है। लायोफिलिक कोलाइट्स प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोआगुलेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइट्स। तो लायोफिलिक कोलाइट्स का वह वेट जो कि मिलीग्राम में होना चाहिए, जो कि 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन में हमने डालना, ठीक है। और डालने के बाद इस सॉल्यूशन में यदि 1 ml ऑफ 10% NaCl को यदि ऐड करते हैं तो इस सॉल्यूशन का कोआगुलेशन नहीं हो। तो उस सिचुएशन में जितना आपने मिनिमम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइट्स इसमें ऐड किया है कि वो 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन की को प्रेसिपिटेट नहीं होने दे रहा है, कि जब हम लोग 1 ml 10% NaCl को इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वह मिनिमम अमाउंट उस क्या कहलाता है, गोल्ड नंबर कहलाता है। जैसे अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखिए, the coagulation of 100 ml of a colloidal solution, the coagulation of 100 ml of a colloidal solution, 100 ml of colloidal solution of gold is completely prevented by addition of 0.25 gram of starch to it before adding 1 ml of 10% NaCl solution. Find out the gold number of starch. Find the gold number of starch. ये इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ये हम लोगों को इसका गोल्ड नंबर निकालना है। तो गोल्ड नंबर होता क्या है, लायोफिलिक कोलाइट्स का वह अमाउंट जो कि 10% स्टैंडर्ड 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट होने से रोकता है।
ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि 100 ml ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ अ गोल्ड है, तो ये गोल्ड वाले ये जो यहाँ ये होने चाहिए कितने थे 10 ml, ये है कितने 100 ml। तो 100 ml सॉल्यूशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कितने चाहिए आपको, देखिए 0.25 ग्राम आपका स्टार्च लिया, स्टार्च क्या है लायोफिलिक कोलाइड्स, तो 100 ml के लिए लिया गया ना इतना भाई, तो ये कितने होने चाहिए 10 ml को, तो 100 ml को तो यहाँ पर अब हम लोग निकाल लेंगे 10 ml को ये करने में कितने होंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ ऐसे हो जाएंगे सीन से 100 ml रेड गोल्ड सॉल्यूशन, रेड गोल्ड सॉल्यूशन, ठीक है, वो कोआगुलेट नहीं होने के लिए 0.25 ग्राम, ठीक है, स्टार्च की जरूरत है, तो इसको मिलीग्राम में कीजिए पहले, तो 0.25 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000, इतने मिलीग्राम हो गए, ये हो गया मिलीग्राम, मिलीग्राम। और तो 1 ml के लिए कितने हो जाएंगे 0.25 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 1 के लिए ना नीचे, ये नीचे ही चला जाएगा ना, ये नीचे आ गया 100, ये भी तो नीचे ही आ रहा है यार, एक में हो गया इतना बाई 100, ठीक है, इतना बाई 100, ठीक है, इतना बाई 100 हो गए, ठीक है, तो 10 में कितने हो गए, 10 में कितने हो गए 10 ml में ये हो गया 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 100 इंटू 10, इससे कैंसिल कर लो, तो कितने हो जाएगा 0.025 ग्राम, लेकिन ये यहाँ तो मिलीग्राम में है ना, ये ग्राम में भी लिखे, निकालने कितने में होने चाहिए मिलीग्राम में, ठीक है, तो ग्राम है मिलीग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएंगे 0.25 इंटू 1000 मिलीग्राम, मिलीग्राम, ठीक है, अब इक्वल टू कितने 1 2 3, तो 1 2 ये हो गए 250 मिलीग्राम mg, so this one is the gold number। और ये ऐसा देखा गया, एक ये पॉइंट आपको यहाँ दिमाग में रखने होंगे, हायर इज द गोल्ड नंबर, लो इज द प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ कोलाइड्स, यानी जस्ट गोल्ड नंबर जितना ही छोटा होगा प्रोटेक्टिव एक्शन वो लायोफिलिक कोलाइड्स का उतना ही ज्यादा होगा उसका प्रोटेक्टिव एक्शन, तो इसको नोट में लिख लीजिए, हायर इज द गोल्ड नंबर, लोअर इज द प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स, इसको नोट कर लीजिए, हायर इज द गोल्ड नंबर, लोअर इज द प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स। तो हम लोगों ने इस तरह से कोलाइड को हम लोगों ने फिनिश कर दिया, गोल्ड नंबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया हम लोगों ने, ये फ्लक्चुएशन कोआगुलेशन ये भी हम लोगों ने देखा, फ्लक्चुएटिंग वैल्यू कैसे निकालती है उसको भी हमने सिखाया आपको। तो इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन से हम बनाएंगे, ये टॉपिक पहले तो था इस चैप्टर्स में सरफेस केमिस्ट्री में, फर्स्ट टॉपिक था थ्योरी ऑफ एब्जॉर्प्शन, वो आपने कंप्लीट किया, नेक्स्ट पार्ट आपने पढ़ा कोलाइड्स, इसको आपने कंप्लीट किया, एक थर्ड पार्ट है कैटलिस्ट एंड कैटेलिसिस, तो इसके स्टार्ट कीजिए, कैटलिस्ट एंड कैटेलाइसिस, कैटलिस्ट एंड कैटेलाइसिस। Catalyst and catalysis. Generally, catalysts are the substance that alter the rate of reaction without undergoing any change after the completion of reaction is called catalyst। यानी कैटलिस्ट क्या करता है कि किसी भी रिएक्शंस की रेट को चेंज कर देता है। अब चेंज करने का मतलब वो बढ़ा भी सकता है,
चेंज करने का मतलब वो घटा भी सकता है, तो वो बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ऐसा कहना कि कैटलिस्ट जो होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाते ही हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, अल्टर यानी चेंज कर देते हैं किसको, रिएक्शंस की रेट को वो चेंज कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं आप SO2 को SO3 में ऑक्सीडाइज करते हैं, तो जब SO2 को SO3 में ऑक्सीडाइज करते हैं तो इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट करते हैं तो रिएक्शन स्लो होता है। लेकिन यदि इसी रिएक्शंस को इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट करते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है, तो वह रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो NO लेकिन इस रिएक्शन में ये कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है। तो बिना कंज्यूम हुए किसी भी रिएक्शंस की रेट को चेंज कर देता हो, वो बढ़ा भी देता हो या घटा भी देता हो, तो वैसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। और इस फेनोमेनॉन को कैटालाइसिस कहते हैं। यानी कैटलिस्ट को आप डिफाइन कर सकते हैं, कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस, लिख लीजिए, कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस, कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस that changes the rate of reaction that changes rate of reaction without itself undergoing any change is called catalyst. And this phenomenon is called catalysis. तो ये थे कैटलिस्ट एंड कैटालाइसिस। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल्स मैं देता हूँ कि SO2 को SO3 में कर रहे हैं लेड चेम्बर प्रोसेस से। SO2 को हम लोग ऑक्सीडाइज कर रहे हैं SO3 में, और इस प्रोसेस का नाम है लेड चेम्बर प्रोसेस। लेड चेम्बर प्रोसेस। तो इसमें जब NO नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो रिएक्शन फास्ट होता है, यानी यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वह कैटलिस्ट के जैसे बिहेव करता है। दूसरा एक और प्रोसेस है कांटेक्ट प्रोसेस। तो कांटेक्ट प्रोसेस में यदि हम लोग इसको चेंज करते हैं तो कांटेक्ट प्रोसेस में ये SO2 को जब SO3 में चेंज करते हैं तो यहाँ पर V2O5 हम लोग एज ए कैटलिस्ट लेते हैं और ये रिएक्शन फास्ट होता है, यानी यहाँ पर V2O5, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कांटेक्ट प्रोसेस। NO in lead chamber process, NO behave like a catalyst, or in contact process V2O5 behave like a catalyst. So ये NO और V2O5 कैटलिस्ट होते हैं। अब ये कैटलिस्ट के टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। First one is positive catalyst. Or second is negative catalyst. ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट के जो दो टाइप हैं वो बात इस आधार पर है कि कैटलिस्ट तो किसी भी रिएक्शंस की रेट को अल्टर करता है। अब अल्टर करने का मतलब है कि ये बढ़ा भी सकता है और ये घटा भी सकता है। तो ऐसे देखा जाता है कि जब रेट ऑफ रिएक्शंस को ये बढ़ाता है, ठीक है, राइट, जब रेट ऑफ रिएक्शन को ये बढ़ाता है
तो इसे पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, और जब रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देता है तो इसे निगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। यानी जो सब्सटेंस है वह रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, इसके आधार पर दो तरह के कैटलिस्ट हो गए, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट और दूसरे निगेटिव कैटलिस्ट। नेक्स्ट, प्रमोटर। ये प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर इज द सब्सटेंस दैट मेक इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो ये क्या करता है? दैट इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, दैट इज कॉल्ड प्रमोटर। जैसे एक एग्जांपल है, जब हेबर प्रोसेस में हम लोग नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन से करा करके अमोनिया बनाते हैं 2NH3, ठीक है। इसमें कैटलिस्ट आयरन लिया जाता है, लेकिन ये जो मॉलिब्डेनम है ये एज ए प्रमोटर काम करता है। ये क्या करता है? आयरन की एक्टिविटी को भी और बढ़ा देता है। तो यहाँ भी प्रमोटर का जैसा काम करता है, जबकि ये आयरन कैटलिस्ट के जैसे काम करते हैं। और ये क्या कर रहे हैं? इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं, तो ये ऐसा कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव कैटलिस्ट के जैसे भी काम कर रहे हैं। तो ये होगा प्रमोटर। एक है पॉइजन। द सब्सटेंस दैट मेक डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। The substance that make decrease the activity of catalyst is called poison। अब जैसे क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग ये HC ट्रिपल बॉन्ड C और H लेते हैं, ये अल्काइन है, राइट। और इसकी रिएक्शन यदि हाइड्रोजन से कराते हैं, निकल कैटलिस्ट ले लेते हैं या प्लैटिनम कैटलिस्ट ले लेते हैं, टेम्परेचर 250 to 300 मेंटेन रखते हैं, तो ये डायरेक्टली CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब इसी का रिएक्शन आप हाइड्रोजन से कराते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या लेते हैं? पैलेडियम ले लेते हैं, ठीक है, और इसके साथ में बेरियम सल्फेट ले लेते हैं, ठीक है, इन जाइलिन, ठीक है, तो ले लेते हैं। तो क्या करता है कि ये जो एक पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, और ये रिएक्शन ये अल्कीन बना करके स्टॉप हो जाते हैं और इथाइलिन बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो पैलेडियम बेरियम सल्फेट है वो इसके जैसे पॉइजन के जैसे काम करते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? पॉइजन। तो ऐसे सब्सटेंस पॉइजन कहलाते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने सीखा कैटलिस्ट क्या है, कैटालाइसिस क्या होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ increase or decrease of the rate of reaction, there are two type of catalyst, one is positive, other is negative catalyst, right? Or other we all have studied about the poison and promoter. So आज इस लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। सो थैंक्स टू ऑल।